हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। कैसे आप सब? बहुत बढ़िया होंगे। नए साल की शुरुआत नए जोश के साथ महाभारत बैच ज्वाइन करके पढ़ी सर। हम वहां पे सिलेक्टेड पेपर दिए सर, 100% गारंटी लेते सर। हर एक पेपर महाभारत बैच का आएगा, तो जाइए ज्वाइन करिए महाभारत बैच। फिजिक्स का सर गारंटी ले रहे हैं सर, हर एक टॉपिक का सब मैंने पेपर कलेक्ट करके बनवाया है सर, उससे बाहर नहीं आएगा। जाइए महाभारत बैच ज्वाइन करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या गूगल प्ले स्टोर से यस की मिशरी जरूर डाउनलोड करिए एप्लीकेशन, ठीक ना। तो देखिएगा यहाँ पे सर हम आपका फिजिक्स बायोलॉजी का पेपर लेके आए सर, पूरा पूरा सॉल्व करेंगे। महाभारत बैच के अंदर एक यही चीज खास बात मिल जाती है, तो आपको पीडीएफ वहां पे हो जाता है। क्या हो जाता है सर? पीडीएफ पूरा पूरा मैं दे दिया हूँ। आपको वीडियो यूट्यूब से देखना है, पीडीएफ जाके रट लेना है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा सर। किताब वो सर जी 150 का आता है, मैं तो 101 रुपए में दे रहा हूँ। और क्या चाहिए यार बेटा, क्या चाहिए? अरे गुरुदेव, कुछ नहीं चाहिए, बस यही प्यारी सी स्माइल। आपके लिए सर हमेशा सब कुछ करेंगे, चिंता मत करना। यूट्यूब सर कहर मचा देंगे सर। हर एक चीज मैं करवा दूंगा बोर्ड में, टेंशन मत लेना। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, मतलब है ना कि गुरुदेव हम आपके कोर्स के द्वारा पढ़ना चाहते हैं लाइव वीडियो, तो जय महाभारत बैच ज्वाइन करिए, वहां पे हम करवा रहे हैं सारी चीजें। टेंशन नहीं लेने का। ठीक। सिलेक्टेड पेपर का सर पीडीएफ बना के दिया है। हाँ, अन्य पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल एसके मिशन जरूर ज्वाइन करिए। चलिए सर, यहाँ पे 3 घंटे 15 मिनट का सर आपके क्लास 12 बायोलॉजी में समय मिलने वाला है। 70 नंबर का पेपर रहेगा। 23 नंबर सर पास होने के लिए कर, जो आपको चाहिए सर, कितना चाहिए सर? 23 नंबर चाहिए। आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। ये पेपर कोड है 348 FR। जब हम आते हैं तो सर गर्मी थोड़ी बढ़ जाती है सर, हमें ज्यादा नहीं लगता। आप देख सकते हैं अपने रूम में सर कोई हीटर वूटर नहीं लगा, ये मत सोचिए सर जी कि ये गुरुदेव रूम हीटर लगा के एकदम मजे कर रहे हैं सब। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे सर आप है ना, वैसे मैं ही हूँ। ऐसा नहीं है सर बहुत बढ़िया हम तुम तुर्रम खाओगे तोप पे जिएंगे सर, एकदम आसमान मुड़ेंगे, नहीं सर। आपका जब तक सर दर्द सब नहीं समझेगा ना दर्द, तब तक सर हम वो चीज नहीं कर पाएंगे जो आपके लिए करना चाहते हैं। जो आपने दर्द सर सहा है ना, वो भी मैं सहने की कोशिश करता हूँ, तभी तो सर फील होगा ना कि सर आपके एक एक रुपए की सर कीमत से उन करेगा। ये गारंटी मेरी है, चिंता मत करना। हाँ, चैनल से जुड़ जाओ यार, अभी वक्त है, पूरी तैयारी करवा देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर, यहाँ पे आपका सबसे पहले जो प्रारंभ के 15 मिनट हैं, आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए सर क्या है निर्धारित है। और इस जो पेपर में सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की पुष्टि नामांकित रेखा चित्र द्वारा, मतलब आपको चित्र बना के देना है। प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं। सबसे पहले सर क्या यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है? बोले तो गुरुदेव क्या है? बहुविकल्पी है। क्या है? बहुविकल्पी है। मैंने महाभारत बैच ये तो पूरा सॉल्व करेंगे, बट महाभारत बैच में ना सर पेपर दिया है पीडीएफ। और आपका चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, उससे बाहर नहीं आएगा। अगर वो सारे पेपर रटे हैं तो गारंटी सीएम ले रहा है सर, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। ठीक। पहला है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर होता है सर। जो पुंकेसर होता है सदैव सदैव नर जननांग होता है। अगला प्रश्न है प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन सर। भैया मिंडल ने किया था। किसने किया था? मिंडल ने किया था। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज से पड़ी थी सर? प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियस से बनी पड़ी थी। किससे सर? जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम से खोज से पड़ी थी सर? प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियस से पड़ी थी। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न नंबर चौथा है पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर आवश्यकता होती है सर। पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोनो दिक्कत है? कहा गुरुदेव कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए अगला यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। अंकुरित परागकण का चित्र बनाइए। वैसे अंकुरित परागकण का बस यही चित्र बना दें, काम खत्म। ये क्या होता है? आपका वर्तिकाग्र होता है। क्या होता है गुरुदेव? वर्तिकाग्र होता है। ठीक। और ये क्या है आपके? ये जो है, ये हमारे हो जाते हैं अंकुरित परागकण। अंकुरित परागकण। बस यही आपको चित्र बनाना है, और बाहर से आपको कुछ भी नहीं बनाना है। बाकी आप इसको छापना चाहते हो छाप सकते हैं, बट इतने में आपका काम हो जाएगा। ये अंकुरित, ये परागकण है। जब इसमें निषेचन की क्या होती है, तो ये जो परागकण होते हैं अंकुरण होकर वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं, ये वर्तिकाग्र हो जाता है। ठीक। काम खत्म हुआ। अगला प्रश्न है यहाँ पे, आवर्त चक्र क्या होता है? आवर्त चक्र बोले तो गुरुदेव पीरियड कहते हैं, जो लड़कियों में आता है ना, उसी को कहते हैं। ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक 28 दिन के अंतराल पर महिलाओं के गर्भाशय के अंदर से अनिषेचित अंडाणु कारक के रूप में बाहर आना मासिक चक्र कहलाता है। बोले तो पीरियड कहलाता है। थोड़ा सा और जानना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, यह प्रावस्था आवर्त प्रावस्था यानी मेंस्ट्रुएशन फेस कहलाती है। यह 10 से 11 वर्ष की उम्र में आवर्त चक्र प्रारंभ हो जाता है, जिसे रजो दर्शन कहते हैं। जब ये शुरू होता है लड़कियों में, 10 से 11 साल की रहती है, 11 से 12 साल की, तभी ये शुरू हो जाता है, उसे रजो दर्शन कहते हैं। और 40 से 45 वर्ष की उम्र के बाद ये बंद हो जाता है, जिसे रजनो वृत्ति कहते हैं। अच्छी एक बात याद रखिएगा,
महिलाओं में अंडाणु कब तक बनते हैं? सर उनकी उम्र 40 से 45 तक होती है तब बनते हैं। पुरुषों में सर आजीवन भैया, आजीवन उनमें शुक्राणु बनता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अगर महिला है, वो अगर 45 साल की उम्र में शादी करेगी, तो वो बच्चे की माँ नहीं बन सकती। बट भैया बुड्ढा 70 साल का भैया करते हैं शादी, वो भैया प्रोडक्ट तैयार कर देंगे। तो ये बात ध्यान देना, ठीक? महिलाएं क्यों नहीं माँ बन सकती? क्योंकि 40 से 45 वर्ष बाद उनका पीरियड बंद हो जाता है, मासिक चक्र, आवर्त चक्र बंद हो जाता है, तो अंडाणु नहीं बन पाते। ये बात याद रखना, ठीक है ना? हाँ, अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है? वड़ान्ध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता? भैया अगर कोई व्यक्ति वड़ान्ध है, लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाएगा। रेलवे लेके जा रहा है रेलगाड़ी, आप भी सफर कर रहे हैं, पता लगा देखा नहीं कि हरा है लाल है, ठोक दिया। वही जीवन खत्म, समाप्त, दोबारा मन ही नहीं करेंगे ट्रेन में घूमने का। यानी कि वड़ान्धता लिंग सूत्री अप्रभावी अनुवांशिक विकार है, जो एक्स क्रोमोसोम में हुए उत्परिवर्तन कारण होता है, जिनके कारण व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता। यही कारण है कि वड़ान्धता से ग्रसित व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर बिल्कुल भी नहीं बनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला लो भैया प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? समजात तथा समरूपता में अंतर लिखिए। यानी कि समजात अंग क्या होते हैं और समरूप अंग क्या होते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या समरूपता भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समजात अंग क्या होते हैं? ये अंग रचना एवं उत्पत्ति में समान होते हैं, परंतु कार्य के आधार पर ये बाह्य रचना में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, उसे हम लोग समजात अंग कहते हैं। जैसे मनुष्य के हाथ, घोड़े की अगली टांग, देखने में तो क्या होते हैं? समान होते हैं, बस कार्य इनका क्या होता है? अलग होता है। समरूप अंग अंग क्या होते हैं? ऐसे अंग जो रचना एवं उत्पत्ति में भिन्न होते हैं, परंतु समान कार्य प्रदर्शित करते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं सर? समरूप अंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे तितली हो गया और चमगादड़ के पंख हो गया, ये समरूप अंग के क्या है? उदाहरण है। अगला प्रश्न है, नागफनी के पौधों में पत्तियां कांटों में क्यों परिवर्तित हो जाती हैं? तो नागफनी के पौधों में जो पत्तियां होती हैं, कांटों में परिवर्तित सर इसलिए हो जाती हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ना होने पाए। क्योंकि जब पत्तियां ज्यादा चौड़ी रहेंगी तो जल्दी सूख जाएगा, पानी जल्दी एब्जॉर्ब होगा। पत्ती रहेगी ही नहीं सर जी, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगा। और ये जो हमारे नाखून होते हैं, ये रेगिस्तान में मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए करिजवा, जाड़े का मौसम है, आपने अपने कपड़े को क्या किया? कुछ मत करिए, पानी में डालो, निकाल कर ऐसे रख दो। अभी तक फैलाए थे पत्ती की तरह, जो पत्तियां होती हैं, ठीक? फैलाओ मत, उसको सिकोड़ के रख दीजिए। सूखेगा? नहीं सूखेगा, बट वही फैला के रख देंगे तो वो सूख जाएगा। तो उसी प्रकार आपका क्या होता है? नागफनी का पौधा, नागफनी के पौधों में पत्तियां कांटों में परिवर्तित इसलिए हो जाती हैं ताकि वो मौसम के अनुकूल रहे। गर्मी का मौसम है, पानी पेड़ को ज्यादा चाहिए, प्रकाश आएगा, पत्ती चौड़ी रहेगी तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया होगी, वो सूख जाएगा। पत्ती है ही नहीं तो सूखेगा क्या? कुछ नहीं सूखेगा, तो ज्यादा दिन तक सरवाइव कर सकते हैं, यानी कि बचे रह सकते हैं। तो इसीलिए आप लिखेंगे कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीव जंतु एवं पौधों को जल की कमी, ताप, लवणता जैसी कई समस्याओं का सामना करने के लिए इन्हें स्वयं को अनुकूलित करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप इन जीवधारियों में आकारीय परिवर्तन दिखाई देता है। इसी कारण की नागफनी की पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए कांटों में रूपांतरित हो जाती है और इनकी जड़ें भूमि में अधिक गहराई तक चले जाती हैं। काम खत्म, ठीक? अगला यहाँ पे सर लघु उत्तरीय टाइप 1 प्रश्न। क्या है लघु उत्तरीय टाइप 1 प्रश्न में? पहले क है, प्रतिजैविकों से आप क्या समझते हैं? किन्हीं दो प्रतिजैविकों के नाम आपको लिखना है। तो चलिए सर, प्रतिजैविक होता क्या है? प्रतिजैविक जीव शरीर में पनपने वाले हानिकारक रोगाणुओं के क्या प्रति शरीर की क्या करते हैं सर? रक्षा करते हैं, उसे हम लोग प्रतिजैविक कहलाते हैं। क्या कहते हैं सर? प्रतिजैविक कहते हैं, ठीक? प्रतिजैविक का निर्माण प्रायः उन सूक्ष्म जीवों से बनाया जाता है जिनसे या जिनसे कोई विशिष्ट रोग उत्पन्न हुआ हो। वर्ष 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज की, जो जीवाणुओं की वृद्धि में क्या करता है? अवरुद्ध करता है। अगला प्रश्न है, संलग्नता एवं विनिमय में अंतर लिखिए। संलग्नता और विनिमय में क्या लिखना है सर जी? अंतर यहाँ पे स्पष्ट करना है। संलग्नता और विनिमय में क्या लिखना है सर जी? अंतर लिखना है। तो संलग्नता क्या होता है सर? विनिमय क्या होता है? संलग्नता क्या होता है? समजात गुणसूत्रों में एक ही प्रकार के जीन्स की उपस्थिति को सहलग्न जीन एवं इस गुण को सहलग्नता कहते हैं। क्या कहते हैं सर? सहलग्नता कहते हैं, ठीक? सहलग्न जीन्स गुणसूत्र के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। सहलग्न जीन्स गुणसूत्र के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं। विनिमय क्या होता है? समजात गुणसूत्रों को क्रोमेटिड्स के मध्य अनुवांशिक
पदार्थों की अदला बदली विनिमय कहलाता है। ध्यान देना, समजात गुणसूत्रों के क्रोमेटिड्स के मध्य अनुवांशिक पदार्थों की जो अदला बदली होती है उसे हम लोग विनिमय बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? विनिमय बोलते हैं। आगे लिख सकते हैं, विनिमय प्रक्रिया के द्वारा ही युग्मक में लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण अलग अलग होता है। अगला प्रश्न है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? इसका आपको उपयोग बताना है सर। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है सर जी? और इसके आपको क्या बताना है सर? उपयोग बताना है। चलिए देख लेते हैं सर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक प्रकार का परीक्षण है जो किसी व्यक्ति की पहचान उसके पैतृक संबंधों एवं उसके व्यक्तिगत के लिए की जाती है। इसके परीक्षण के लिए रुधिर, लार, बाल, रेजर, दंत ब्रश, त्वचा, हड्डी एवं शुक्राणु आदि का हम लोग क्या करते हैं सर? उपयोग किया जाता है। सर फिंगरप्रिंटिंग का, सर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग कहाँ पे करते हैं? तो न्यायालयी जांच जैसे हत्या, बलात्कार आदि में ये सहायक होते, हेल्प होते हैं। पैतृक संबंध का पता लगाने में सहायक होते हैं। विलुप्त होने वाले जंतु के संरक्षण में ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। अगला यहाँ पे लघु उत्तरी जो प्रश्न है टाइप सेकंड है सर। क्या है? लघु उत्तरी प्रश्न टाइप सेकंड है। चौथा का प्रश्न है, सहभोजिता एवं सहोपकारिता का वर्णन कीजिए। सर सहभोजिता क्या होता है एवं सहोपकारिता क्या होता है? आपको वर्णन करना है, मतलब इसको लिखना है सर। क्या करना है? लिखना है। तो हेडिंग डालेंगे सहभोजिता। सर सहभोजिता क्या होती है? यह एक ऐसी पारस्परिक क्रिया जिनमें परस्पर निर्भर रहने वाले जंतुओं में से केवल एक को ही लाभ मिलता है, दूसरे को न तो हानि होता है और न ही लाभ होता है, उसे हम लोग सहभोजिता कहते हैं। उदाहरण के लिए आर्किड के पौधे एवं आम के वृक्ष में होने वाली पारस्परिक क्रिया में केवल आर्किड के पौधों को लाभ होता है, आम के वृक्ष को न तो लाभ होता है न ही हानि होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सहभोजिता कहते हैं। सर सहोपकारिता क्या होता है? ध्यान देना, सहोपकारिता क्या होता है? सहोपकारिता अथवा सहजीविता एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें परस्पर निर्भर रहने वाले दो या दो से अधिक जीवों को लाभ होता है, उसे सहोपकारिता कहते हैं। उदाहरण के लिए लाइकेन सहोपकारिता का एक और क्या होता है सर? उदाहरण होता है। अगला प्रश्न है, वैक्सीन क्या है? किन्हीं दो वैक्सीन के नाम लिखिए और उनसे होने वाले आपको लाभ भी लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट सर पेपर प्रश्न है, छापिएगा सर, कसम से छापिएगा, कोई दिक्कत मत लीजिएगा। शिवम है आपके साथ, पूरे बोर्ड की तैयारी करवा देंगे सर। पढ़िए कहीं और से पेपर के लिए शिवम चैनल पर आइए। शिवम मतलब एसकेएम स्टडी, आप सर सेवा का मौका दीजिए। एसकेएम स्टडी पर हम आपको जो सर पेपर देंगे गारंटी लेंगे सर, पेपर एकदम सर बोर्ड में छपेगा। और एक चीज का सर चैलेंज है कि आपका एक भी क्वेश्चन सर बाहर नहीं रहेगा, आउट ऑफ सिलेबस नहीं रहेगा। हर एक प्रश्न सर हम आपके बोर्ड में छपा देंगे। अब तो प्री बोर्ड की परीक्षा भी सर शुरू हो गई, एकदम दे रहे हैं प्रश्न। और क्या चाहिए करे जा, चिंता ना करो यार, सब कुछ एकदम तगड़ा से हो जाएगा, भरोसा रखो, ये सीएम पे भरोसा रखो, सब कुछ एकदम समय पे पूरा कंप्लीट करा देंगे, ठीक है ना। वैक्सीन क्या है? किन्हीं दो वैक्सीनों के नाम लिखे और उनसे होने वाले लाभ और आपको लिखना है। तो वैक्सीन क्या होता है? जीव वैज्ञानिक विधियों द्वारा कृत्रिम रूप से शरीर में रोगों के प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न किया जाता है। इन्हीं औषधियों को वैक्सीन या टीका कहा जाता है तथा इस क्रिया को क्या कहते हैं सर? टीकाकरण कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? टीकाकरण। अब दो तीन सर टीके के नाम लिख लेते हैं, जैसे कि चेचक का टीका और पोलियो का टीका। वैक्सीन है ना, इन्हीं दो वैक्सीन, पहला चेचक का वैक्सीन, दूसरा पोलियो का वैक्सीन। चेचक का वैक्सीन 1796 में एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज की और इस टीके को वैक्सीनिया नामक जीवाणु से उन्होंने क्या किया सर जी? तैयार किया। वहीं पर पोलियो के टीके की बात करें तो इस टीके का आविष्कार डॉक्टर जोनास सांग ने किया था और तो वर्तमान समय में पोलियो वैक्सीन को द्रव के रूप में 2 बूंद 5 साल तक के बच्चे को पिलाया जाता है। गवाला है, ड्रग क्या है? स्मैक और चरस कहाँ से प्राप्त होते हैं सर? ड्रग्स क्या होता है? स्मैक और चरस कहाँ से प्राप्त होती है? तो सबसे पहले ड्रग की बात करें तो जब औषधियों का सेवन आवश्यकता से अधिक एवं निरंतर किया जाना प्रारंभ हो जाए तो व्यक्ति को उन औषधियों की आदत हो जाती है एवं दवा न मिलने पर व्यक्ति बेचैन, परेशान एवं अन्य कई परेशानियों से गुजरने लगता है। इन्हीं औषधियों को नशीली दवाएं या फिर कहा जाता है, क्या नशीली दवाएं या फिर ड्रग कहा जाता है। अब यहाँ पे स्मैक और चरस के बारे में जान लेते हैं। तो स्मैक यह एक प्रकार का ओपियाइड है जिसे हीरोइन नाम से जाना जाता है। प्रायः सफेद भूरे रंग का पाउडर होता है जिसे व्यक्ति नाक के माध्यम से इंजेक्शन के माध्यम से लेता है। इसे अफीम के पौधे से बनाया जाता है। सर चरस क्या होता है? चरस को कैनाबिस नामक पौधे से तैयार किया जाता है और इसे पौधे से अलग करके छोटी छोटी गोली के रूप में बनाया जाता है। विशेषतः भारत, नेपाल, पाकिस्तान जैसे देशों में इसका प्रचलन क्या होता है सर? अधिक होता है। प्रश्न नंबर 5 क्या बोल रहा है? 5 का प्रतिरक्षा क्या है? उपार्जित प्रतिरक्षा की क्रियाविधि
आपको स्पष्ट करना है। सर प्रतिरक्षा क्या होता है? एंटीबायोटिक, हाँ, हाँ, प्रतिरक्षा क्या होता है और उपार्जित प्रतिरक्षा की क्रियाविधि आपको लिखना है। तो सबसे पहले प्रतिरक्षा क्या होता है? प्रतिरक्षा का अर्थ जीव विज्ञान में रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। और हमारे शरीर में प्रतिरक्षा के लिए भी एक विशिष्ट प्रणाली है जिसे हम प्रतिरक्षा तंत्र के नाम से जानते हैं। मतलब रोगों से रक्षा प्रदान करना एक प्रतिरक्षा कहलाता है। ठीक, उपार्जित या अथवा विशिष्ट प्रतिरक्षा, ये यहाँ पे बोला है ना उपार्जित प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा को ही हम सर विशिष्ट प्रतिरक्षा के नाम से जानते हैं, ये बात ध्यान देना। तो जब रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र के प्रथम दोनों स्तरों को पार करके संक्रमण स्थापित करने में सफल हो जाता है, तो तृतीय स्तर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया प्रारंभ होती है। इसे उपार्जित या विशिष्ट प्रतिरक्षा या अनुकूली प्रतिरक्षा कहते हैं। यह प्रतिरक्षा रोगाणु विशिष्ट होती है तथा उच्चतम स्तर की रक्षा उपलब्ध कराती है। स्मृति इसकी विशेष लक्षण है और किसी रोगजनक से पहली बार सामना होने पर शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र की एक विशिष्ट अनुक्रिया प्रदर्शित करता है और इस पहली अनुक्रिया को प्राथमिक अनुक्रिया हम लोग कहते हैं। ठीक, अगला लिखेंगे यहाँ पे, यह अनुक्रिया धीमी कम तीव्र होती है। जब उस व्यक्ति का रोगजनक से दूसरी बार सामना होता है तो इसे द्वितीयक अनुक्रिया प्रकट होती है। इसे पूर्ववृत्तीय या फिर एमने एमनेस्टिक अनुक्रिया भी कहते हैं और यह अधिक तीव्र क्या होती है और शक्तिशाली होती है। फिर अगला यहाँ पे पर परागण क्या है, इसके लाभ और हानियों को लिखना है। चलिए सर लिखते हैं। सर पर परागण होता क्या है? तो जब किसी एक पादप के परागकण दूसरे पादप के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं तो उसे परागण कहते हैं। ध्यान देना, जब किसी एक पादप के जो परागकण होते हैं वो दूसरे पादप के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। और इस विधि को क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। इसे निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। अच्छा, एक इसी में है सर जी स्वपरागण, एक है पर परागण। ध्यान देना, जैसे मान लीजिए एक ही पादप के एक पेड़ है, एक पादप है, उसमें कई सारे फूल होंगे। जब एक ही पादप के किसी एक पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो स्वपरागण। और जब एक पादप कोई और एक पेड़ अलग है, इसके परागकण इसके वर्तिकाग्र पर जाएंगे तो उसे स्वपरागण कहते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा। स्वपरागण में और पर परागण में अंतर, तो यहाँ पे पर परागण बोला है। तो पहला है कीट परागण, कीटों द्वारा। जंतु परागण, जंतुओं के द्वारा, जैसे गिलहरी, हाँ, रोडेट्स हो गया। वायु परागण, हवा के द्वारा, जैसे कि वायु परागण सर किसमें होता है? मक्का में। सर मक्का में वायु परागण होता है, मक्का में वायु परागण होता है और इसमें परागण जो पराग कणों की संख्या होती है वो अधिक होती है। जैसे आप मक्का देख लीजिए, ठीक, और साथ ही साथ एक आपका होता है बजरा, जो बाजरा होता है आप उसमें देख लीजिए जल परागण वेलिसनेरिया में, पेपर में आता है सर वेलिसनेरिया में जल परागण होता है। पक्षी परागण पक्षियों द्वारा, जैसे चमगादड़ परागण। अगला है पर परागण से लाभ क्या क्या है? सबसे पहले पर परागण से उत्पन्न नई संततियां वातावरण के प्रति अधिक अनुकूलित होते हैं, जिससे ये अस्तित्व में लंबे समय तक रह सकती हैं। नई जातियों का इनमें जन्म होता है। पर परागण को प्रोत्साहित करता है, जिससे नए लक्षण वाली जातियों का क्या होता है? विकास किया जा सकता है। पर परागण द्वारा निर्मित पौधे अपेक्षाकृत स्वस्थ, मोटे एवं संख्या में क्या होते हैं? अधिक होते हैं। पर परागण सर हानियां क्या क्या है? तो सबसे पहला, इस प्रकार के परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसमें? पर परागण में अधिक परागकणों को उत्पन्न करना पड़ता है। पुष्पों द्वारा कीटों को आकर्षित करने के लिए रंग सुगंध उत्पन्न करने की आवश्यकता पड़ती है। किसमें सर जी? पर परागण में। ठीक, अगला पॉइंट में हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जात की शुद्धता इसमें नहीं रह पाती पर परागण में। अगला प्रश्न है, औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीवों के महत्व को उदाहरण सहित क्या करिए? स्पष्ट कीजिए। तो देखते हैं सर सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए सर सूक्ष्म जीव, ऐसे जीव जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। जैसे प्रोटोजेवा, विषाणु, जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल, कवक आदि को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों का औद्योगिक उपयोग, पहला, सूक्ष्म जीव डेयरी उद्योगों में उपयोग किए जाते हैं और डेयरी उद्योगों में जैसे जीवाणु दूध से कई अन्य पदार्थों के रूप में परिवर्तित करने का गुण रखते हैं। जैसे लैक्टोबैसिलस जीवाणु किण्वन द्वारा दूध को दही, छाछ, बटर, पनीर आदि का निर्माण करती है। ये जीवाणु दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में क्या करते हैं सर? परिवर्तित कर देते हैं। सर दूसरा पॉइंट में लिख सकते हैं, पेय पदार्थ एवं मादक पदार्थ में इनका उपयोग करते हैं। जैसे ईस्ट का उपयोग किण्वन प्रक्रिया के दौरान वाइन, बियर, रम, ब्रांडी आदि के निर्माण में हम लोग करते हैं।
रसायनों एवं एंजाइमों के निर्माण में हम लोग इनका उपयोग करते हैं, जैसे पनीर, अल्कोहल, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और साइक्लोस्पोरोलीन में करते हैं। चौथा है प्रतिजैविकों का निर्माण में, जैसे पेनिसिलिन, नीमोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ट्रेप्टामाइसिन और टेरामाइसिन इत्यादि। अगला यहाँ पे सर घ वाला क्या है, यहाँ पे ध्यान देना। ये बोल रहा है सर कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग का वर्णन कीजिए। सर कृषि में जैव प्रौद्योगिकी क्या क्या उपयोग है, तो लिखेंगे सर जैव प्रौद्योगिकी लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसमें जैविक तंत्रों एवं क्रियाओं का उपयोग मानव कल्याण में किया जाता है, उसे जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में उपयोग निम्नलिखित है। सबसे पहला उपयोग है इसका पीड़कनाशी प्रतिरोधी पौधों का विकास करने में, खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व की वृद्धि वृद्धि फसलों की वृद्धि करने में, पर्यावरणीय असंतुलन जैसे सूखा, ताप, लवणता आदि के प्रति सहिष्णुता में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद आवृतबीजी अंडाणु का एक नामांकित चित्र बनाइए। कुछ नहीं करना सर, ये भैया आपका आवृतबीजी अंडाणु, इसी का फिगर छाप देना और कुछ भी नहीं करना है, तैयार कर लो। ठीक। अगला यहाँ पे प्रश्न है जेनेटिक कोड क्या है, यह किस प्रकार कार्य करता है। तो सबसे पहले डालिए सर जेनेटिक कोड होता क्या है। अनुवांशिक कूट से आशय उन नियमों से है जिनका उपयोग करके जीवित कोशिकाएं अनुवांशिक पदार्थ बोले तो न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए या न्यूक्लियोटाइड ट्रिक का एमआरएनए अनुक्रम या कोडान में कूटबद्ध सूचना को प्रोटीन में स्थानांतरित करती है। कूट का यह स्थानांतरण ट्रांसलेशन या राइबोसोम्स द्वारा किया जाता है। ठीक। अगला लिखेंगे जेनेटिक कोड के सर कार्य क्या है। तो जेनेटिक कोड का स्थानांतरण प्रक्रिया द्वारा अमीनो अम्ल के निर्माण में भाग लेते हैं। इस कोड के माध्यम से यह पता चलता है कि कैसे ट्रिपल न्यूक्लियोटाइड के समूह जिन्हें कोडान कहा जाता है, ट्रिपल जो न्यूक्लियोटाइड के समूह होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं सर, कोडान कहते हैं, को पहचानते हैं और कौन सा वाला एमिनो एसिड अगले प्रोटीन संश्लेषण में जाके जुड़ेगा वो भी सर पता किया जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है प्रश्न पशु प्रजनन के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सर पशु प्रजनन क्या होता है उसके बारे में लिखना है। तो पशुओं के उत्पादन और उनकी वांछित गुणवत्ता में सुधार की दृष्टि से भिन्न वंश अथवा एक ही वंश के दो जातियों के मध्य प्रजनन कराना पशु प्रजनन कहलाता है। पशु प्रजनन का महत्व क्या क्या है यहाँ पे लिख सकते हैं। सबसे पहला इसका महत्व है, ध्यान देना, पशुओं की गुणवत्ता में सुधार, उत्पादन सहिष्णुता एवं उच्च प्रजनन को बढ़ावा देना। दूसरा है इनमें जलवायु परिवर्तन के प्रति स्वयं को अनुकूलित बनाने की क्षमता अधिक होती है। तीसरा रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना संभव हो पाया है। और यहाँ पे चौथा है परिपक्वता की अधिक को अवधि को इच्छा अनुसार निर्धारित करना संभव हो पाया है। और कृत्रिम गर्भाधान एवं जैविक तकनीकियों से पशु की परिपक्वता की अवधि को घटाया जा सकता है। ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पे सर बीटी से आप क्या समझते हैं। बीटी कपास के दो उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए सर। बीटी कपास बोलिए या फिर बीटी क्रॉप्स बोलिए या बीटी फसलें या बीटी कपास ही बोला है, बट हम लोग सबसे पहले जानते हैं सर बीटी फसलें, बीटी क्रॉप्स होती क्या है। पूछा क्या, यही तो पूछा है ना। देखिए यहाँ पे बीटी से आप क्या समझते हैं। बीटी का पूरा नाम होता है सर बैसिलस थुरियनजेंसिस। ध्यान देना, बीटी का पूरा नाम बैसिलस थुरियनजेंसिस होता है। अब ये बोला सर बीटी से क्या समझते हैं, तो बीटी को कोई एक प्यारा सा उदाहरण मतलब बीटी फसलों का नाम लेकर करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। और बीटी कपास के बारे में बताना है, तो बीटी अगर आया बीटी फसलों में आता है बीटी कपास, बीटी फसलों के प्रकार जैसे बीटी कपास हो गया, बीटी टमाटर हो गया। अच्छा बीटी होता क्या है, बीटी का मतलब होता है जो बैसिलस थुरियनजेंसिस होता है, यह एक जीन है, जीवाणु है, जिसको हम लोग किसी पेड़ के अंदर डाल देना उसमें सर जी रोगों से लड़ने की क्षमता आ जाती है। यही समझ के चलिए, क्लियर है ना। चलिए सर तो डालेंगे बीटी फसलें, बोले तो सर बीटी क्रॉप्स क्या होता है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसे फसलें उत्पन्न की जाती है जिनके लिए कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती, उसे बीटी फसलें कहते हैं। इनमें बीटी विष होने से ये पादप जातियां पीड़क प्रतिरोधी होती है। बीटी एक प्रतिविष है जो बैसिलस थुरियनजेंसिस नामक जीवाणु से निर्मित किया जाता है, मतलब इससे बनाया जाता है। अगला लिखेंगे जब इस विष को उत्पन्न करने के लिए जिन को जीवाणु से निकाल कर किसी पादप में स्थापित किया जाता है तो यह प्रजाति पीड़क प्रतिरोधी हो जाती है। सर बीटी कपास बोले बीटी कॉटन, सर होता क्या है उसको देख लीजिए, क्योंकि बोला था ना बीटी कपास का उदाहरण देते हुए इसमें आपको समझाना है। तो कपास में बैसिलस थुरियनजेंसिस जीवाणु की अविष प्रोटीन का संश्लेषण करने वाले जीन को जेनेटिक इंजन द्वारा निवेशित करके इसकी कीट प्रतिरोधी किस्म पैदा की जाती है। बीटी किस्म का उपयोग करके प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए की फसलों से
कीटों को बचाया जाता है। इसके फलस्वरूप कपास के उत्पादन में 45 से 50% वृद्धि हुई है। कीटनाशकों पर होने वाला व्यय तथा पर्यावरण प्रदूषण भी कम हुआ है और बीटी कपास का यह पादप प्रकृति रूप में बीटी टॉक्सिन यानी विषाक्त पदार्थ का उत्पादन करता है, जो कपास के पौधे में गांठ उत्पन्न करने के लिए कीटों को नष्ट कर देता है और इस विषाक्त पदार्थ के खाने से कीट क्या हो जाते हैं सर, मर जाते हैं। ठीक, आगे लिखेंगे, लेकिन बीटी कपास सहित सभी बीटी फसलें द्वारा मानव सहित अन्य जीवों व पर्यावरण पर पड़ने वाले दीर्घकालीन प्रभाव के बारे में अनेक वैज्ञानिकों ने चिंता व्यक्त की है। अब यहाँ पे सर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है, तैयार कर लेना। क्या यहाँ पे मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है आपको समझाना है। मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ सर, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। अगर ये वाला समझ गए डायग्राम, समझ लीजिए कि काम हो जाएगा। सबसे पहले ध्यान देना, बस इसी को समझ जाइए, बाकी उसको आप पढ़ लेंगे, फॉर्मेट समझ में आ जाएगा। ठीक, देखिएगा, मानव में 23 जोड़े, 23 जोड़े मतलब 46, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। मानव में 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र होते हैं, होते हैं। नर में, नर में क्या होता है सर, नर में एक्स वाई एवं मादा में एक्स एक्स होता है। ये नोट अगर हम लोग खोले होते ना नोट में तो दिखाई देता, बट चलो क्लियर है ऐसे ही, थोड़ा सा इसमें राइटिंग नहीं बैठता, इसमें देख लेते, एक्स एक्स होता है, होता है। ठीक, इतना समझ में आया ना। बस यहीं से लिंग निर्धारण की प्रक्रिया शुरू होती है। देखिएगा, एक नर, बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर यहाँ पे क्या डालेंगे, करे जवाब नर डालेंगे, बहुत प्यार से करेंगे। क्या होता है, एक्स वाई होता है। ठीक, और दूसरी तरफ क्या डालेंगे सर, मादा डालेंगे। क्या डालेंगे, मादा, बोले तो एक्स एक्स होता है। अब इन दोनों में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। अब ये लोग निषेचन की क्रिया करेंगे, निषेचन की क्रिया करेंगे। ठीक, एक यहां से एक्स या वाई गुणसूत्र निकलेगा। सबसे पहले मान लीजिए सर निषेचन की क्रिया करने गए, हाँ, आप लोग इतने समझदार ही हैं, निषेचन क्रिया क्या होती है समझ लीजिए। और ये सर मादा का अंडाणु है, ये क्या है, मादा का अंडाणु है। एक एक्स इधर, एक एक्स इधर, बात समझिएगा। ठीक, अब मतलब समझिएगा, बहुत प्यार समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा, हंसीएगा मत, अगर हंसेंगे तो मजाक किरकिरा हो जाएगा। देखिएगा, ये नर है, एक्स वाई है, ये मादा है, एक्स एक्स है। ठीक, अब दोनों के भैया बियाह करवा दीजिए। क्या हो गया, बियाह, बोले विवाह हो गया। ठीक, अब देखिएगा, अब ये दोनों भैया भाई आपस में मिलान करेंगे। अब इन्होंने लैंगिक क्रिया चालू किया, अब नर का शुक्राणु निकलेगा। अब शुक्राणु में या तो एक्स निकलेगा या तो वाई निकलेगा। अब दोनों तो साथ में नहीं निकलेंगे ना, दोनों तो साथ में नहीं निकलेंगे, या तो शुक्राणु एक्स निकलेगा या वाई निकलेगा। निकलेंगे तो करोड़ों, लेकिन पहुंचेगा कौन, अंडा को तोड़कर, या तो एक्स पहुंचेगा या फिर वाई, कोई एक पहुंचेगा। मादा में अंडा कोई भी निकलेगा, एक्स ही रहेगा, लेकिन निकलेगा केवल एक गुणसूत्र। यानी कि बोले तो ये 46 है टोटल, ये भी कितना है, 46 है। यानी कि इसमें 23 इसमें बटा 23 इसमें, 23 इसमें बटा 23 इसमें, यानी कि इनका अर्धसूत्री विभाजन हुआ। 46 23 23 अर्धसूत्री विभाजन, 46 23 23 अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अब ई एकर जब शुक्राणु एक्स वाला मादा के एक अंडाणु एक्स से मिले, एक्स एक्स, यानी कि बच्ची पैदा होगी, बच्ची पैदा होगी भैया, मतलब कि लड़की भैया, क्या लड़की पैदा होगी। और लड़की पैदा होने पे खुशी नहीं मनाते, ये सबसे घटिया है। ये लड़की है यार, हमें भी तो मेरी माँ ने जन्म दिया है, अगर लड़की पैदा हुई तो हम क्यों नहीं खुशी मनाएंगे, बिल्कुल यार, सेलिब्रेट करना चाहिए। हाँ भाई साहब, हम भी तो अपने माँ से जन्म लिए, मेरी माँ भी तो एक लड़की थी। इसलिए सर यहाँ पे समान होना चाहिए, लेकिन अपने जो समाज है ना बहुत बेकार है। सोचिए, जो माँ खुद एक महिला है, हम देखते हैं वो बच्चियों को मार डालती है। यार कितनी घटिया सोच है यार, बदलिए इनको। तो ये क्या हो जाएगा, गर्ल। ठीक, और जब ई वाई जब इस एक्स से मिलेगा तो क्या बनाएगा, एक्स वाई बनेगा, बोले तो बॉय, क्या बोले तो बॉय बनेगा, समझ में, लड़का। यही काय कर जो लिंग निर्धारण है। फिर ये एक्स, फिर इस एक्स से मिला दो, एक्स एक्स, ये वाई इस एक्स से मिला दीजिए, एक्स वाई बनेगा। एक्स वाई लड़का, एक्स एक्स लड़की, यही है लिंग निर्धारण।
बाकी हम पूरा ब्रीफ में ऊपर लिखे हैं, समझा देंगे, ये समझ में आ जाएगा। अब लाइक ठोक दो, इसका स्क्रीनशॉट कर लो, करना है तो यही क्या है, लिंग निर्धारण, और कुछ भी नहीं है। चलिए देख लेते हैं। क्या ध्यान देना, एक लिंगी प्राणियों में एक जोड़ी गुणसूत्र पाया, गुणसूत्र जो प्राणी के लिंग का निर्धारण करते हैं, लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। ठीक, शेष गुणसूत्रों को अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। मतलब कि कुल मिला के मनुष्य जो होता है, इसमें कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, बोले तो 23 जोड़ी। 1 से लेकर 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, इनको अलिंग गुणसूत्र बोलते हैं, क्योंकि ये लिंग का निर्धारण नहीं करते, बल्कि हमारे देह का निर्माण करते हैं। लास्ट का अंतिम जोड़ा जो होता है 23वां, लड़की में एक्स एक्स, लड़के में वाई वाई, ये लिंग का निर्धारण करता है, इसलिए इसको हम लोग लिंग गुणसूत्र कहते हैं। देखिए, ठीक। और मैकलॉन्ग 1902 में, या 1902 में, मैकलॉन्ग ने 1902 में इसकी खोज किया था कि लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद के अनुसार मानव में एक्स एक्स और एक्स वाई लिंग गुणसूत्र द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। लिंग निर्धारण की एक्स वाई विधि, यानी स्त्री में दोनों लैंगिक गुणसूत्र एक्स एक्स होते तथा पुरुष में एक लैंगिक गुणसूत्र एक्स और दूसरा वाई होता है। समयुग्म की स्त्री में अंडजन द्वारा बने सभी अंडाणुओं में एक अगुणित जोड़ा दैहिक गुणसूत्रों का तथा एक एक्स लैंगिक गुणसूत्र होता है, जो कि एक ए प्लस एक्स है। अतः सभी अंडाणु क्या होंगे, समान होते हैं, एक्स एक्स होते हैं। और वहीं पे इसके विपरीत विषम युग्म की पुरुषों में शुक्राणुजन से बनने वाले आधे गुणसूत्रों में अगुणित जोड़ा दैहिक गुणसूत्र तथा एक एक्स गुणसूत्र व आधे शुक्राणु में एक जोड़ा दैहिक गुणसूत्र तथा वाई, यानी कि एक ए प्लस एक्स होगा, एक ए प्लस वाई होगा। 23 जो रहेंगे, 23 में 22 तक एक को ए रहेगा, और 1 से लेकर 22 तक ए रहेंगे, एक के लास्ट का 30वां एक्स रहेगा। फिर 23 बटेंगे ना, तो 22 तक क्या रहेगा, ए रहेगा, और लास्ट वाला वाई रहेगा। सभी 33 46 होंगे। इस प्रकार दोनों प्रकार के या दो प्रकार के शुक्राणु का निर्माण होता है। 50% शुक्राणु ए प्लस एक्स और शेष ए प्लस वाई रहेंगे। ठीक, अब निषेचन के समय यदि ए प्लस वाई शुक्राणु का समीकरण अंडाणु के साथ होता है, तब नर संतान पुत्र पैदा होता है। जब अंडाणु का समीकरण ए प्लस एक्स शुक्राणु के साथ होता है, तो मादा संतान पैदा होती है। यह केवल संयोग की बात है कि कौन सा गुणसूत्र समीकरण करेगा अंडाणु के साथ, इसी के आधार पर संतान का लिंग निर्धारण होता है। एक प्रश्न आता है बहुत प्यारा सा, कि क्या लड़की पैदा होती है, मतलब अपने भारत में लड़की पैदा होने पर दोष महिलाओं को दिया जाता है, क्या सही है? नहीं भैया, ये गलत है, घटिया है। तो भैया, योगदान तो लड़के का है ना, जब तक लड़के का गुणसूत्र वाई वाला आएगा नहीं, तो कोई भी बच्चा लड़का पैदा होगा नहीं। ये सब थोड़ी थोड़ी मिथ है, हमें आपको इसको निकाल फेंकना है अपने समाज से, ठीक है ना। और हाँ, ऐसी वीडियो की पूरी तैयारी करिए, मैं पूरी तैयारी करवा रहा हूँ यार। और हाँ, महाभारत बैच में सर मैं वो पीडीएफ दिया हूँ जो सर आपके पेपर में छपेगा, गारंटी से दे रहा है। हर एक पेपर में आपका सर वहां से काम हो जाएगा। पेपर रटना चाहते हैं तो जाइए महाभारत बैच ज्वाइन करिए। हालांकि मैंने पेपर का लाइव सॉल्व भी करवाया है। मुझे महाभारत से जुड़िए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बहुत तगड़े वाले सेट पेपर बनाया है, ठीक है ना। या फिर गूगल प्ले स्टोर से एसकेएम स्टडी डाउनलोड करके ज्वाइन करिए महाभारत बैच। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।